क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में बहुत से अच्छे समाचार हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड से मिले हैं। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड का नाम है हर्ष अंतानी और वो गुजरात के सूरत से बिलोंग करते हैं। हर्ष अंतानी जी ने लिखा है कि स्पीपा की प्रीलिम एग्जामिनेशन हाल ही में 11 अक्टूबर को आयोजित की गई। इनमें से जीके का एक 100 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर था। इनमें से 70 क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, 70 क्वेश्चन करंट इश्यू को लेकर पूछे गए और इनमें से 64 क्वेश्चन, कितने 64 क्वेश्चन हमारे इस YouTube चैनल के करंट अफेयर वीडियो से रिलेटेड थे। और यह बात बताई है हमारे हर्ष अंतानी जो एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है। तो दोस्तों मैं आपको एक मैसेज करना चाहूंगा कि हर्ष अंतानी जी ने 1 साल से हमारी चैनल को फॉलो कर रहे थे और इसका नतीजा है कि वो स्पीपा में क्वालिफाई हो सकते हैं, पूरी संभावना है। और स्पीपा एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे गुजरात का जो क्लास 1-2 के लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता है। तो दोस्तों आप आंख बंद करके हमारी इस जीके 2020 चैनल पर भरोसा कर सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं 1 साल तक के लिए हमारी इस चैनल को आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? शोभा नायडू वो एक शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई शोभा नायडू जिसका हाल ही में देहावसान हो गया है। और आपको हमारे भारत की कला और संस्कृति जो खास तौर पर हमारे क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन का एक पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, तो हमारे भारतीय कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। बात करते हैं शोभा नायडू की। शोभा नायडू की मुख्य उपलब्धियों में विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासम और अन्य नृत्य नाटिकाओं की कोरियोग्राफी करना शामिल है और इसी के कारण भारत में काफी ख्यात हुई थी शोभा नायडू। और बात करते हैं कुचिपुड़ी की, क्योंकि कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई शोभा नायडू और हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य है इनमें कुचिपुड़ी की कुछ बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की, जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक गांव में हुआ था। कहां पर? कुचेलपुरम नामक गांव में, और इसीलिए नाम बना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। और इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी आदि ऐसे प्रमुख कलाकार हैं जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया? 75वीं वर्षगांठ आज ही मनाई जा रही है, यानी कि 16 अक्टूबर को 75वीं वर्षगांठ किसकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। और इसी के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। आज ही किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आप ऑफिशियल लोगो देख सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। किसने जारी किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। और प्रधानमंत्री हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यानी कि आज ही की है। और 1956 से 1967 के दौरान फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भारतीय महानिदेशक कौन थे? इमेज में देख सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर विनय रंजन सेन। जी हां दोस्तों, डॉक्टर विनय रंजन सेन FAO के भारतीय महानिदेशक भी रह चुके हैं।
और उनके शासनकाल के अवसर में यह विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको हाल ही में 2020 का शांति का नोबेल पारितोषिक दिया गया है, इसकी स्थापना भी हमारे यह महानिदेशक, नाम मत भूलिएगा, डॉक्टर विनय रंजन सेन के शासनकाल में हुई थी। तो देखो 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना उनके समय में ही की गई थी। और यहां जब जिक्र किया गया है FAO का, तो वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने के भारत के प्रस्तावों को भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समर्थन दिया गया है। तो दोस्तों यहां दो महत्वपूर्ण बात आई। एक तो 2016 के वर्ष को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष। और आने वाला 2023 किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, जिसका समर्थन किया है FAO ने। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही MACS यानी कि मैक्स 6478 किस फसल की नई किस्म है? दोस्तों पहले तो इस नाम को पढ़िए। नाम क्या है? मैक्स 6478। और यह किस फसल? तो याद रखो, गेहूं की एक नई फसल जिसका उत्पादन दोस्तों 2 गुना होता है और किसानों की जो आय है वो 2 गुनी करने में यह गेहूं की नई फसल मैक्स 6478 काफी अहम रोल अदा कर रही है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में यह समाचार सामने आए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेहूं। तो देखो गेहूं की एक नई किस्म MACS यानी कि मैक्स 6478 के इस्तेमाल से महाराष्ट्र के एक गांव जिसका नाम है करंज खोप, क्या करंज खोप में किसान 2 गुनी उपज ले रहे हैं। इस किस्म को अग्हार कर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि मैक्स 6478 जो गेहूं की एक नई किस्म है, विकसित किसने किया है? अग्हार कर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और गेहूं की नई किस्म के साथ 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर की उपज मिल रही है, जबकि पहले औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर थी। तो दोस्तों यह उपज का फासला आप देखिए, पहले यह प्रति 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर, लेकिन अब 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर यह उपज दे रही है गेहूं की नई किस्म। तो आप भी जब यह सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और आपके खेत में भी इस तरह का गेहूं का उत्पादन आप चाहते हैं तो इस फसल का आप यूज कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, बोले तो गलत है। तो यहां हमें ढूंढना है दीनदयाल अंत्योदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। और आपको भी पता है क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना के संदर्भ में हमें सोचना है, योजना का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की गरीबी दूर करना है। बिल्कुल सही बात। योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में के लिए हाल ही में एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। यह बात भी सही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की गई है। यानी कि इनमें से तो कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है इनमें से कोई नहीं। और बात करते हैं यह महत्वपूर्ण योजना की, सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में 2023-24 तक 5 वर्षों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। यानी कि अब दीनदयाल अंत्योदय योजना का लाभ जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलेगा। और इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? 520 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज की घोषणा की। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र प्रायोजित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की गरीबी दूर करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और यहां आपको सस्ते दर पर अनाज भी मिल रहा है। 5वां क्वेश्चन, स्टार्स प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
दोस्तों विश्व बैंक को लेकर यह स्टार्स प्रोजेक्ट हाल ही में सुर्खियों में रहा है और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों ने शिक्षा से क्या सीखा इसका मूल्यांकन करना है। यानी कि बच्चों की जो शैक्षिक अभिवृद्धि है इसको बढ़ाने हेतु यह स्टार्स प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है और यहां मदद दी है विश्व बैंक ने। तो देखो, मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को हाल ही में मंजूरी दी है और इसीलिए हमें इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। किस बैंक ने यहां हेल्प किया है? विश्व बैंक ने। और स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है और इसी के तहत बच्चों में जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहनी चाहिए। और अभी ये 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये विश्व बैंक का असिस्टेंट प्रोग्राम चलेगा और ऐसा ही एक और प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से चलाया जा रहा है। कहां पर? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी एडीबी ने इस तरह का एक प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत एडीबी के द्वारा 5,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी गई है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नगरनार इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा नगरनार इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। और यह इस्पात संयंत्र सुर्खियों में क्यों आया? केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने नगरनार इस्पात संयंत्र के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी के साथ विलय को समाप्त करने और नगरनार इस्पात संयंत्र के नीतिगत विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से हाल ही में मंजूरी दे दी गई है और इसीलिए यह इस्पात संयंत्र सुर्खियों में आया। और नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में 1980 एकड़ क्षेत्र में 23,140 करोड़ की लागत से की जा रही है। एनएफडीसी परियोजना में अब तक 17,186 करोड़ रुपए का निवेश भी कर चुका है। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और जब भी बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है? वो तो मैंने आपको कई बार बताया और इसलिए मैं यहां बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मंथ में एक बार इसी तरह की बात मैं आपको बता देता हूं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में एपिवाक कोरोना नामक कोरोना वैक्सीन किसने तैयार की है? एपिवाक कोरोना नामक एक कोरोना वैक्सीन हाल ही में तैयार की है रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। तो देखो, रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना को मंजूरी दे दी है और एपिवा कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है, यानी कि रजिस्टर्ड करवाया है और इस मामले में रूस देश हम सबसे पहले रहा है। क्या? तो देखो, इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी। क्या? स्पुतनिक वी को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करा चुका है और रूस इस साल अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया था। तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में रूस के बारे में यह बात बताई थी। और रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो दोस्तों, इसी तरह आपको रूस के बारे में हमेशा याद कर लेना चाहिए। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में मिशन बिगिन अगेन किसने शुरू किया? मिशन बिगिन अगेन शुरू किया है हाल ही में। यहां दोस्तों आप पहचानिए, यह क्या है? यह क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहां पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई बोले तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मिशन बिगिन अगेन नामक एक फिर से अभियान शुरू किया है।
कोविड-19 के चलते जो आर्थिक इकोनॉमी रफ्तार है वो धीमी हो गई थी, फिर से गति देने के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है, मिशन बिगिन अगेन। किसने? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने के लिए शुरू किए गए मिशन बिगिन अगेन अभियान के तहत राज्य सरकार ने अनुसंधान और प्रयोगशाला संबंधित कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, मेट्रो रेल सेवाओं, व्यापारिक प्रदर्शनियों और साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की इजाजत दी है। और इसीलिए आपको याद रखना है मिशन बिगिन अगेन किस राज्य से ताल्लुक रखती है? महाराष्ट्र से। और दोस्तों यहां एक शब्द आया पुस्तकालय। खास तौर पर महाराष्ट्र में एक परीक्षा आयोजित होने वाली है पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहां महाराष्ट्र में पुस्तकालयों को फिर से खोल दिया गया है क्योंकि जो एग्जामिनेशन है इसे पोस्टपोन किया गया है, तो बच्चे यहां पुस्तकालय में जाकर पढ़ सके, इसीलिए यह मिशन शुरू किया गया है। 9वां क्वेश्चन। ओके दोस्तों, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बाद में 9वें क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन किसको नियुक्त किया गया है? इमेज में देख सकते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को, और जिसका नया डीन नियुक्त किया गया है एक भारतीय मूल के व्यक्ति श्रीकांत दातार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीकांत दातार, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और श्रीकांत दातार बोले तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध शिक्षाविद और अर्थशास्त्री है श्रीकांत दातार। भारत में जन्मे श्रीकांत दातार प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 112 वर्ष के इतिहास में 11वें डीन है और वे 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। कब से? 1 जनवरी 2021 से। और वर्ष 1996 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में फैकल्टी के रूप में शामिल होने के बाद श्रीकांत दातार ने वहां कई महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य किया है और अब वो यहां हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के यहां डीन बन जाएंगे। 10वां क्वेश्चन। किस योजना के तहत निर्धारित कीमतों से कम दाम पर बिकने वाले फलों और सब्जियों की ढुलाई तथा इसके भंडारण पर 50% की सब्सिडी दी जाती है? दोस्तों क्वेश्चन तो पढ़ने में लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय किसानों से जुड़ा हुआ। यदि कोई किसान निर्धारित कीमतों से कम दाम पर बिकने वाली कोई फल या सब्जियां है, इसकी ढुलाई और इसके भंडारण पर 50% की सब्सिडी दी जाती है और इस योजना का नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। क्या? ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत किसानों को इस तरह की सब्सिडी दी जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन ग्रीन्स। देखो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत निर्धारित कीमतों से कम दाम पर बिकने वाले फलों और सब्जियों की ढुलाई तथा इसके भंडारण पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। और किसानों के जो माल की ढुलाई है या तो फलों या सब्जियों की ढुलाई के लिए किसान रेलगाड़ी का भी शुभारंभ किया गया है। तब भी मैंने आपको बताया था। क्या? तो देखो, हाल ही में किसान रेल का संचालन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार में मुजफ्फरपुर के बीच, तो यह पहली ऐसी किसान रेल, दूसरी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और दिल्ली के बीच और बेंगलुरु और दिल्ली के बीच यह किसान रेल चलाई जा रही है क्योंकि किसान जो अपनी फसल, सब्जियां या फल है वो उचित दाम पर बेच सके। 11वां क्वेश्चन। शोधकर्ताओं ने निम्न में से किस महाद्वीप में कंगारू की तरह दिखाई देने वाले जलीय चूहों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, कंगारू की तरह दिखाई देने वाले यह चूहों की 2 प्रजातियां हाल ही में किस महाद्वीप में खोजी गई है? अफ्रीका में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं कंगारू की तरह दिखाई देने वाली यह चूहों की प्रजाति, जिसका नाम क्या है? तो देखो, शोधकर्ताओं ने 2 मुख्य प्रकार के चूहों नीलोपेगामिस, क्या नाम है? नीलोपेगामिस एवं कोलोमिस, जो दूसरा चूहा है, इनका अध्ययन किया। और नीलोपेगामिस केवल इथियोपिया में पाया गया है, जबकि कोलोमिस कांगो बेसिन और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया गया है।
और इसका नामकरण इस तरह का क्यों किया गया, इसका भी कारण है। तो इन दो नई प्रजातियों को कांगो के प्रमुख नेता पैट्रिक लुमुम्बा, क्या नाम है, पैट्रिक लुमुम्बा और लाइबेरिया के वोलोगजी पर्वत के नाम पर क्रमशः कोलोमिस लुमुम्बाई और सी वाल्गोजी के नाम दिया गया है। तो यह चूहों की प्रजाति है, इतनी बात तो याद रख ही लीजिए। 12वां क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $270 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए। एडीबी ने भारत के साथ हाल ही में मध्य प्रदेश में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $270 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा इस समझौते के तहत मिलने वाले ऋण से। और यह ऋण समझौता मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के दायरे को बढ़ाने के लिए और एक अतिरिक्त वित्त पोषण समझौता है जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में आप याद करो, मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। भोपाल को जिलों की नगरी और राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता है? ओके, शिवराज सिंह चौहान, वेरी गुड। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ओके, लालजी टंडन। नो दोस्तों, गलत, सोचिए। ओके, सोच लिया, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखिए। और इसी के साथ समझौता किया है एशियाई विकास बैंक। तो एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। और इस बैंक को स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कुल 68 सदस्य देश है जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। कितने? 49। 13वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा फेम्टो उपग्रह किस राज्य के 3 छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों एक छोटे से कद का एक सैटेलाइट जिसका नाम है फेम्टो, और फेम्टो उपग्रह को हाल ही में तमिलनाडु के 3 छात्रों ने विकसित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और यहां सुर्खियों में यह छोटा सा सैटेलाइट क्यों आया? नासा द्वारा इसका सिलेक्शन किया गया। तो नासा द्वारा उपकक्षीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए करूर यानी कि तमिलनाडु के करूर के 3 छात्रों द्वारा विकसित किए एक प्रयोगात्मक फेम्टो उपग्रह का चयन किया गया, इसीलिए सुर्खियों में आया फेम्टो सैटेलाइट। फेम्टो उपग्रह किसे कहा जाता है? 100 ग्राम से कम वजन वाले किसी भी सैटेलाइट को फेम्टो सैटेलाइट कहा जाता है। तो देखो, फेम्टो उपग्रह का आकार 3 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 64 ग्राम है। पृथ्वी से बाहरी अंतरिक्ष में संकेत भेजने और प्राप्त करने के लिए इस उपग्रह की अपनी रेडियो आवृत्ति संचार प्रणाली है। इस उपग्रह से जुड़े सोलर सेल इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, इमेज में देख सकते हैं। और यह हाल ही में नासा द्वारा सिलेक्ट किया गया है। और फेम्टो उपग्रह तो शब्द फेम्टो सैटेलाइट या फेम्टोसैट है और सामान्य तौर पर 100 ग्राम से कम द्रव्यमान वाले कृत्रिम उपग्रह के लिए यह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और भारतीय संचार उपग्रह कलाम सेट तमिलनाडु के छात्रों द्वारा बनाया गया एक ऐसा ही उपग्रह था और कलाम सेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कामधेनु दीपावली मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई कथिरिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनके नाम लेना मैं चाहूंगा, आशीष राउत, मेर सोनेल फ्रॉम गुजरात सायला से, चिंतन चंद्र राव, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद, आर के दबंग, मयंक पवार, करण सथवारा और तुषार ओझा। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसके अलावा प्रतीक परमार, सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्रनगर, राजेश कटारा, संजय राठौड़, रोशनी प्रजापति
अशोक कोपनिया, पटेल दिनकर और पंचाल कंदर्प, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। प्रिया पटेल, मकवाना प्रेमजी, रेखा नीनामा, तोयता आलाभाई, पूजा सोलंकी, पारुल राठवा, जुगेंद्र सिंह यादव, लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री ने नेचीफू सुरंग की आधारशिला किस राज्य में रखी? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी, किस राज्य में? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा, एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, सुपर से भी ऊपर लगा है तो दोस्तों एक लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।